तो इस पूरी वीडियो में हम लोग सीवीई को डिटेल में कवर करने वाले हैं कि सीवीई नंबर होता क्या है, सीवीई कौन देता है, सीवीई नंबर लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे एक सीवीई को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे अपना एक सीवीई रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं सीवीई के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सीवीई एक्चुअली में होता क्या है ना। तो सीवीई की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर। अब खाली यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, मैं समझाऊंगा सीवीई एक्चुअली होता क्या। बहुत सिंपल है। अब लेट से आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक एक बच्चे को? नाम तो सेम हो सकते हैं, कास्ट भी शायद सेम हो जाए दो बच्चों की, तो बहुत दिक्कत है। तो आप सबको क्या काम करते हो, एक रोल नंबर दे देते हो। उस रोल नंबर से सारे डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंटली सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली वनरेबिलिटीज का केस भी ऐसा ही है। हर साल बहुत सारी वनरेबिलिटीज निकलती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन सेम भी होती है। दो वनरेबिलिटी, एक्सेसेस वनरेबिलिटी भी निकल सकती है एक साल में, बहुत सारी एक्सेसेस निकल सकती है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एक ही टारगेट पे दो एक्सेसेस भी निकल सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम हर वनरेबिलिटी को एक यूनिक नंबर दे देते हैं। उस यूनिक नंबर को हम कहते हैं सीवीई नंबर, जिससे हम उस वनरेबिलिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इतना सिंपल खेल होता है। अब आता है कि भाई सीवीई की ज़रूरत क्या है, क्यों आइडेंटिफाई करना है हमारे को, ठीक है। जो वनरेबिलिटी मिली वो उसी समय हल्ला मच जाएगा, वनरेबिलिटी मिली उसको सब पैच कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो नंबर देना ज़रूरी क्यों है? नंबर देना इसलिए ज़रूरी है, लेट से मैं आज सोचता हूँ कि मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी है और मेरे को log4j यूज़ करनी है। मैंने log4j डाउनलोड करा और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैं अपडेट करूँ अपने log4j को, है ना। ऐसा हो सकता है मेरा काफ़ी पुराने वर्जन का हो जाए, मैं अपडेट ही ना कर रहा हूँ, या मैंने डाउनलोड ही पुराने वर्जन का करा। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि क्या मेरा log4j जो वनरेबल है भी या किसी चीज़ से नहीं? तो मैं क्या काम करूंगा, log4j से रिलेटेड जितने भी सीवीज हैं, चाहे वो 2000 में निकला हो, चाहे 2008 में निकला हो, चाहे 2023 में निकला हो, कहीं पे भी निकला हो, वो सारे निकल के आ जाएंगे वनरेबिलिटीज। उस सीवी के बेस पे पता लगा लूंगा कि कौन कौन से सीवी इससे अफेक्टेड है और मैं इसका पैच लगा लूंगा। इतना सिंपल होता है। तो सीवीज यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूरा डेटाबेस है। तो एक प्रोडक्ट में पिछली जितनी भी वनरेबिलिटी निकली वो सारी हम देख सकते हैं, ताकि हमारे को पता रहे कि हम सबसे प्रोटेक्टेड है। ऐसा ना हो कि मैंने लेटेस्ट वाली तो देख ली लेकिन पिछले वाली से मैं कवर ना हो। तो मैं सबसे कवर रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या वनरेबिलिटी निकली, जो मैं सीवीई से पता लगा पाऊंगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीवीई देता कौन है? ठीक है, ऐसी कौन सी ऑथराइज्ड पार्टी है जिससे हम सीवीई ले सकते हैं? MITRE.org। तो MITRE.org एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि यूएस गवर्नमेंट रन करती है, फेडरली फंडेड है, यानी कि फेडरल फंड होता है इसका, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फंड होता है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो रन करते हैं। इसका काम क्या है? इसके पास लोग अपनी वनरेबिलिटीज लेके आते हैं, ये उसको रिव्यू करती है, सब कुछ सही लगता है तो उस वनरेबिलिटी को एक यूनिक नंबर दे देती है जिसे सीवीई नंबर बोलते हैं। अब ये काम ना बहुत सिरदर्दी का हो रहा था MITRE.org के लिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें मेरे पे आ जा रही, इतनी वनरेबिलिटीज रोज़ की रोज़ आ रही है, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसने क्या काम करा, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को सीएनए बना दिया, सीवीई नंबरिंग अथॉरिटीज। तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसी अथॉरिटी दे दी कि तुम खुद से सीवीई दे सकते हो, मेरे पास बार बार मत आओ। जैसे गूगल थी। अब गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, गूगल में कुछ ना कुछ रोज नई वनरेबिलिटी निकलती रहती है, बार बार सीवीई की रिक्वेस्ट जा रही है। तो उन्होंने खुद से बोल दिया MITRE.org ने कि भाई गूगल, तेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं ना वनरेबिलिटी लेके, तो खुद सीवी दे दे, हम तेरे पे भरोसा रखते हैं। तो ऐसी इसने 100 to 150 कंपनीज चुन रखी है, जिनको हम सीएनए कहते हैं, जो अपने खुद से सीवी दे सकती है। बाकी सब कोई भी दुनिया के, उनको MITRE.org के पास जाना पड़ेगा और वहीं से सीवी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सीएनए, इंडिया में शायद 5 सीएनए इस समय पे। और अगर कॉमन सीएनए के नाम लूँ, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सिस्को हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, ओरेकल हो गया, इन सब के पास अपने राइट्स है कि वो खुद से सीवी दे सकती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में रोज कुछ ना कुछ निकलता रहता है। MITRE.org कितना संभालेगा? तो उन्होंने बोल दिया कि तुम अपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के तुम जिम्मेदार हो, उसको सीवी दे सकते हो, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कौन सीवी नंबर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीवी नंबर मिलता कैसे, रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, भाई आपको एक बढ़िया सी वनरेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। आपने एक वनरेबिलिटी ढूंढनी जिसको सीवी मिलेगा, तो पहला स्टेप होता है एक वनरेबिलिटी ढूंढ लो। अब सेकंड स्टेप आता है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च क्या करना है कि भाई वो वनरेबिलिटी का किसी ने पहले ढूंढी तो नहीं है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए वो वनरेबिलिटी, क्योंकि अगर वो डुप्लीकेट होगी तो आप तो ऑथर हो ही नहीं, तो आप क्यों सीवी रजिस्टर कराओगे? जिसने ढूंढी है वो सीवी रजिस्टर करा सकता है, आप नहीं कराओगे,
ठीक है, ठीक है। अगर वो मार्केट में रिलीज, मान लो मैंने ढूंढ ली और मैंने किसी को बताया नहीं और कल को किसी और ने भी वनरेबिलिटी ढूंढी, वो सीवी वालों के पास चला गया तो सीवी उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक वनरेबिलिटी ढूंढ रखी और मैंने पूरे में उसका ढिंडोरा गा दिया, मैंने गूगल में लिख दिया, हर जगह लिख दिया कि मैं इसका ऑथर हूँ, और कल को कोई और उसके नाम पे सीवी लेने जाएगा तो शायद उसको ना मिले, इस बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है उसका सीवी कि इसके ओरिजिनल ऑथर आप नहीं हो। समझ गए इस बात को? तो ये होता है कि आपको रिसर्च करना है। कई बार ऐसे केसेस भी फंस जाते हैं, मान लो मैंने गूगल के किसी प्रोडक्ट में एक वनरेबिलिटी ढूंढी है, मैंने गूगल को बोला कि भाई मैंने ये वनरेबिलिटी ढूंढी है, मुझे सीवी ही दो, लेकिन गूगल ये कह के रिजेक्ट कर सकता है कि ऑलरेडी हमारी इंटरनल टीम ने ये वनरेबिलिटी ढूंढ ली है, आप थोड़े लेट हो तो हम सीवी आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इंटरनल टीम ने हमारी ढूंढ ली। तो ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि किसी और बाहर गूगल पे नहीं है लेकिन वो इंटरनली पहले ही ढूंढी जा चुकी है वनरेबिलिटी, ऐसे भी केस आ जाते हैं। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या किसी ने वो ढूंढी तो नहीं, अगर नहीं ढूंढी है तभी आपको मिलेगा, क्योंकि तभी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने ही ये एक नई वनरेबिलिटी ढूंढी है। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस वनरेबिलिटी का क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो इम्पैक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात आती है क्वालिटी वाइज इम्पैक्ट क्या होता है। क्वालिटी वाइज इम्पैक्ट का ये मतलब होता है कि जो उस वनरेबिलिटी का अफेक्ट है ना, जो वनरेबिलिटी क्या अफेक्ट कर रही है वो कुछ ढंग का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मिसिंग हेडर्स बोल दिया कि भाई ये हेडर्स मिसिंग हो रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक यूज़र नेम लीक हो रहा है, सिर्फ एक यूज़र नेम लीक हो रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनसफिशिएंट लॉगिंग को लेके उसके पास चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आप वनरेबिलिटी सबमिट कर रहे हो ना उसका इम्पैक्ट बढ़िया होना चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, डेटाबेस डंप कर पा रहे हैं, लॉगिन बाईपास कर पा रहे हैं, एक्सेस हो गया, कुकीज चुरा पा रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट में दम है। तो ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी होनी चाहिए आपकी वनरेबिलिटी। ऐसा नहीं कोई भी फालतू को लेके चलेगा और वो कर देंगे पास, ऐसा नहीं होता। तो क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा आता है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है ना वो काफ़ी सारे लोगों को या काफ़ी सारी कंपनीज को अफेक्ट कर रही हो। ऐसा ना हो कि मैंने कल को एक वेबसाइट खोली, अपनी एक वेबसाइट खोलता हूँ पर्सनल, उसके अंदर एक एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढता हूँ और मैं जाता हूँ कि भाई मेरे को एक सीवी दे दो, तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो वेबसाइट मैंने कल को बनाई, कल ही जाके सीवी, ऐसे तो कोई भी सीवी ले लेगा। तो सीवी तब मिलेगा जब उस वेबसाइट से काफ़ी सारे लोग अफेक्ट हो रहे हो। उसमें एक लॉगिन पेज है, ठीक है, और आपने एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढा, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेटा था, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन से सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन सबका डेटा जा रहा है, तब आपको एक सीवी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको तब ढूंढना है जब बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा अफेक्ट हो रहा हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हो और आपने उस प्रोडक्ट में ढूंढ लिया तो जितनी कंपनीज वो प्रोडक्ट यूज करती है वो सब अफेक्टेड हो रही है, तब आपको सीवी मिलता है। उसका क्वांटिटी ऑफ इम्पैक्ट होना चाहिए ना, काफी जनों को या काफी कंपनीज को वो अफेक्ट कर रही हो। ऐसे किसी एरी गरी वेबसाइट पर ढूंढ दिया जिससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी स्टैटिक वेबसाइट है, जैसे nokia.com, बड़ा डोमेन है, आपका इस पर तो मिल ही जाएगा। nokia.com का एक स्टैटिक पेज है, उस पर रिफ्लेक्टेड एक्सेस ढूंढ देते हो, आप सोचोगे एक्सेस भी है, स्टैटिक वेबसाइट nokia.com की मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सीवी ऐसे नहीं मिलता। मैंने बताया कि एक तो क्वालिटी होनी चाहिए, चलो एक्सेस को अगर वो क्वालिटी मान भी ले, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि वो अफेक्ट नहीं कर रही है। जब वो स्टैटिक वेबसाइट है, कोई लॉगिन नहीं है, किसी की कुकीज नहीं होगी, तो उससे एक्सेस से कर क्या लोगे, ज्यादा इंपैक्ट आप दिखा नहीं पाओगे, तो सीवी ऐसे केस में नहीं मिलता हम लोगों को। समझ आ गई इतनी बात? उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में आपने सीवी ढूंढा है ना, उसको भी ये मानना पड़ेगा कि जो आपने वनरेबिलिटी ढूंढी है वो रिप्रोड्यूसेबल है। ठीक है, अब ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे एडवांटेज बहुत मिलता है। अब मैं जाऊँ सीवी रजिस्ट्रेशन वालों के पास तो वो मेरे से फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म में पूछते हैं कि कंपनी ने ये माना भी है कि ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। आपने कर दिया नो, तो आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने माना नहीं है, कंपनी को आपने बताया नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो वहां पे अगर कंपनी में मान लेती है, आप सबसे पहले सीवी रजिस्ट्रेशन से भी पहले आपको अपनी वनरेबिलिटी लेके कहाँ जाना है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे आपने ढूंढा है ना वहां पे जाना है और उनके पास आपको बोलना है कि भाई मैंने ये वनरेबिलिटी ढूंढी, चेक कर लो ये रिप्रोड्यूसेबल है, ये वनरेबिलिटी सही है। वो कहेंगे हाँ सही है, फिर आप सीवी रजिस्टर कराने जाओगे तो आपका सीवी रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी मान रही है ना ये वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हम इसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे, तो हो जाएगा। और लास्ट सबसे चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको इसका अच्छे से देना पड़ेगा। आपसे एक फॉर्म पूरा भरवाया जाएगा हर चीज़ से रिलेटेड, वनरेबिलिटी क्या है, क्या टाइप है, कहाँ मिली है, किस पैरामीटर में मिली है, वर्जन क्या है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस दो, डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है, इसके लिए यूजर्स को क्या कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको A to Z देना पड़ता है। अगर ढंग से डॉक्यूमेंटेशन दोगे तभी जाके आपका जो सीवीए रजिस्टर होगा। अगर उन्हें लगेगा कि इनसफिशिएंट डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं तो वो चेंज नहीं करते आपको, ठीक है, वो आपको एक मेल डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई हमारे को इनसफिशिएंट यहाँ पे डिटेल्स लग रही है, दोबारा से फिल आउट करके भेज दो। अब वो सोचो आपको मैसेज करते रहेंगे कि भाई ये गलत है ये गलत है, उन पर इतना टाइम नहीं है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करके हर चीज़ देनी पड़ती है, फिर जाके आपका सीवीई रजिस्टर होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में अगर आपने सब कुछ फॉर्म आउट फिल करके भेज दिया तो रजिस्ट्रेशन में मान के चलो 1 वीक से 10 डेज का टाइम लगता है, जो पूरा उनका प्रोसेस वगैरह जाता है वो हो जाता है, अगर कंपनी काम तेज कर रही है। ठीक है, अगर सीएनए के थ्रू है, ठीक है, और कंपनी तेज काम कर रही है तो हो जाना चाहिए 1 वीक से 10 डेज के बीच में। और जो MITRE.org है वो तो 1 वीक में कर देती है लगभग, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। पब्लिश होने में और टाइम लगता है। अब मान लो उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन वेबसाइट में डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो डेटाबेस में जाएगा, वेबसाइट में डिस्प्ले होने में थोड़ा और टाइम लगता है, 4-5 दिन और मान के चलो एक्स्ट्रा डिस्प्ले होने में वो टाइम लगता है। अब आता है लास्ट पार्ट कि हम खुद से, मान लो ये सब मैंने क्वालिफाई कर लिए, जितने मैंने स्टेप्स बताए सब कुछ सही है, अब मैं रजिस्टर कैसे कराऊं, फॉर्म कैसे भरूं, वो मेरा मेन पार्ट है। वो मैं आप लोगों को अब स्क्रीन पे दिखाता हूं कैसे करना है। तो हम लोग हैं cve.mitre.org के ऊपर। आप लोगों को यहीं पे आ जाना है अगर आपको CVE रजिस्टर कराना है, cve.mitre.org। इस पे आने के बाद आपको यहाँ बड़ा बड़ा ऑप्शन दिख जाएगा, रिक्वेस्ट CVE IDs। सीधा सीधा हमारे को इस पे जाना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ आने के बाद आपको सीधा मिल जाएगा सबसे पहला ऑप्शन, फाइंड CVE नंबरिंग अथॉरिटी। अब देखो मैंने बताया था कि CVE डायरेक्टली MITRE.org से भी लिया जा सकता है या फिर किसी CNA से भी लिया जा सकता है। लेट से गूगल है तो गूगल अपनी CVE खुद देता है, तो आपको उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट से अगर मान लो दोनों केस में लेके चलता हूँ, एक केस लेके चलते हैं अगर आप CNA के अंदर आते हो, एक केस अगर आप CNA के अंदर नहीं आते। लेट से मैंने गूगल के अंदर कुछ ढूंढा है, तो मेरे को क्या करना है, मैं गूगल सर्च करूँगा, आपको दिख जाएगा गूगल आ गया। ठीक है, मैं गूगल पे क्लिक करूँगा। तो गूगल के लिए कैसे करना है, यहाँ पे स्टेप्स बताएं। पहले उसकी पॉलिसी रिव्यू करनी, स्टेप 1 है उसकी पॉलिसी रिव्यू करो कि उसके स्कोप में आप आते हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ो गूगल प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय एंड्रॉइड एंड क्रोम एज वेल एज वनरेबिलिटीज इन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डिस्कवर्ड बाय गूगल दैट आर नॉट अनदर CNA's स्कोप। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ क्या इन स्कोप है क्या इन स्कोप नहीं है। उसके बाद वेंडर, ये वो कंट्री कौन सी, USA, ये सब लिखा है। उसके बाद जब आप ये सब पढ़ लो तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, उनको ईमेल करनी है। और ईमेल आपको यहाँ पे दे रखी है, तो ईमेल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपकी ईमेल एप्लीकेशन खुल जाएगी जो बोलेगी ईमेल करने के लिए। यहाँ ईमेल, और किस पे ईमेल करनी है, alphabetcna@google.com। इस पे अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इस पे आप लिखोगे मैंने ये फाइंड करा है, प्रोडक्ट के अंदर फाइंड करा है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस दोगे, बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा पूरे डिटेल में अपनी वनरेबिलिटी के बारे में। ये तो बहुत सिंपल और हर किसी में सेम होगा। आप किसी में माइक्रोसॉफ्ट में ढूंढो, आप सिस्को में ढूंढो। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ बैक करके। लेट से आपने सिस्को में ढूंढा है, सिस्को सिस्टम्स पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सेम होगा। व्यू पॉलिसी, आप उसकी पॉलिसी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है स्कोप वगैरह, उसकी पॉलिसी अगर आपको पढ़नी है पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें इन स्कोप है। जब आप ये सब पढ़ लो उसके बाद आप उसको सीधा ईमेल लिख सकते हो। यहाँ पे ईमेल दिया psirt@cisco.com। ठीक है, यहाँ पे आप उसको मेल चली जाएगी, आप मेल जो भी लिखोगे वो चली जाएगी। समझ आया, यहाँ पे मेल चले जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, CNA के थ्रू कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर हम बैक करते हैं। अब लेट से कि आप CNA के अंडर नहीं आते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हो सकती है, इन्फोसिस नहीं आती। ठीक है, इन्फोसिस में, या मैंने ऑफसेक के अंदर किसी ऑफसेक के प्रोडक्ट काली लिनक्स में ढूंढा है कोई बग, ठीक है, तो उबंटू के अंदर ढूंढा है, कुछ नहीं आता यहाँ पे। तो तब इन केस, इस ऐसे केसों में आप क्या काम कर सकते हो ये हम देखते हैं। तो ऐसे केस में आप जाओगे सीधा थर्ड ऑप्शन के अंदर। यहाँ आने के बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आप CNA के अंदर नहीं आते तो क्या है। तो अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है या कोई मेडिकल डिवाइस है, उसके अंदर आपने कोई वनरेबिलिटी ढूंढी है, तो आपको ये वाला फॉर्म खोलना है। उसके अलावा कुछ भी है, वेबसाइट, ऐप, कुछ भी है ना जो नॉर्मली हमारे केस में होगा ही, तो ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को ले जाएगा ceform.mitre.org के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे को एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको फिल आउट करना है। तो यहाँ फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों से, सेलेक्ट अ रिक्वेस्ट टाइप, क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, मल्टीपल आपको आईडीज चाहिए। ठीक है, आपको बताना है नोटिफाई CVE अबाउट अ पब्लिकेशन, या फिर सीधा सीधा आप ये बोलोगे रिपोर्ट वनरेबिलिटी है रिक्वेस्ट CVE ID। आपको तो यही चाहिए ना, सीधा CVE चाहिए आपको, तो ये लिखोगे। उसके बाद अपनी मेल लिखो hello@hello.com, मैंने मेल लिख दी। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे PGP की दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एनक्रिप्टेड आए सब कुछ हो, तो आप अपनी PGP की दे सकते हो, हम नहीं देंगे अपने केस में। नंबर ऑफ वनरेबिलिटीज रिपोर्टेड है, कितनी CVE ID चाहिए, 1 आएगा हमारे केस में। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, हमारे को एक CVE चाहिए था। वनरेबिलिटी का टाइप क्या है, लेट से एज्यूम करते हैं कि हमने एक लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन का बग ढूंढा है काली लिनक्स के अंदर, तो हम क्या काम करेंगे। तो मैं यहाँ डाल दूंगा, लेट से मैंने इंटीजर ओवरफ्लो। अगर आपकी अदर या अननोन है, आपको लगता है कि इस कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारी नहीं है। लेट से मैंने SSRF ढूंढी है तो मेरे को SSRF नहीं दिख रही। ठीक है, SSTI ढूंढी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर वो नहीं है तो अदर में आपको फिर डाल के बता सकते हैं। लेट से मैंने इंटीजर ओवरफ्लो ढूंढी है, फिर आपको बताना उसका वेंडर कौन है। अब मैंने काली लिनक्स के अंदर ढूंढा है ना इंटीजर ओवरफ्लो, तो मैं ऑफसेक दूंगा, ऑफसेक है उसका। ठीक है,
ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने नाम चेंज करके ऑफसेक कर लिया। जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कंपनी का देना है, जिसकी भी प्रोडक्ट में आपने ढूंढी उस कंपनी का नाम। फिर आएगा प्रोडक्ट क्या है, तो हम यहाँ देंगे काली लिनक्स। ऑफसेक के काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि अपना एक्सप्लॉइट डीबी है ना, और भी बहुत सारे उसके आते रहते हैं। तो यहाँ पे काली लिनक्स देते थे, काली लिनक्स के अंदर ढूंढना है। अब वर्जन क्या है, तो वर्जन लेट से किस प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट में ढूंढा है उसका वर्जन क्या है, तो लेट से मैंने ढूंढा है 2023.4.1 के अंदर ढूंढा है, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या वेंडर ने, अब मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये यस या नो आप दोनों दे सकते हो, बट अगर ये यस होगा ना तो आपके चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं कि क्या वेंडर ने माना है वनरेबिलिटी है। क्योंकि अगर वेंडर ने बोल दिया कि वनरेबिलिटी है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, तो वो सीवी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लेट से हमने वेंडर को पहले ही बता देता, ऑफसेक को हमने मेल कर दी थी और ऑफसेक ने कह दिया रिप्रोड्यूसेबल है, ठीक है, तो हम यस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अटैक का टाइप क्या है, अब यहाँ पे टाइप लोकल, फिजिकल, रिमोट या अदर। तो हमारे केस में लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए हम लोकल देंगे। रिमोट हो गया, रिमोटली जिसको करा जा सकता है, लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन करा नहीं जा सकता। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल वो होते हैं जिसमें आपको आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा अटैक करने के लिए। कोई ऐसी वनरेबिलिटी है जिसके लिए आपको फिजिकली यहाँ पे लैपटॉप में आके कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, वो फिजिकल होगा, जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है। और फिर लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन टाइप के होगा, ठीक है, तो हम लोकल चूज करेंगे। इम्पैक्ट क्या है इसका, तो हम दे देंगे एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। अगर कोड एग्जीक्यूशन है वो दे सकते हो, डिनाइल ऑफ सर्विस, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इनमें से कुछ भी है तो आप दे सकते हो, वरना अदर पे टिक लगा सकते हो। फिर अफेक्टेड कंपोनेंट किसके अंदर ढूंढा है, ठीक है। अब मान लो मैंने बोल दिया काली लिनक्स तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर किसके अंदर, तो मैं बोलता हूँ ये इंटीजर ओवरफ्लो मुझे मिला है, जो वो है कंपोनेंट अंडर कवर मोड के अंदर मिला है, या कुछ भी दे सकते हो, एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर मिला है, जो भी मतलब कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा अटैक वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक वेक्टर काफी लोगों को कंफ्यूजन लगता है, अटैक वेक्टर में क्या देना है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में देने होते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करा जा सकता है उस अटैक को, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस आपके यहाँ पे आएंगे पूरे, ठीक है। स्टेप 1 की पहले लॉग इन कर लो अपने काली लिनक्स में। स्टेप 2 आपको क्या काम करना है, अंडर कवर मोड को अनेबल कर दो। जैसे ही अंडर कवर मोड अनेबल हो तो आप एप्लीकेशन सर्च मेन्यू में जाओ और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा नंबर सर्च कर लो, तो वो इंटीजर ओवरफ्लो की वजह से वहाँ पे आपको क्रैश हो जाएगी काली, ठीक है। तो हमने इस टाइप का कुछ ढूंढना है, आप ऐसे जो भी बनेगा तो वो आपको स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब आपको पूरा समझाना है इसके अंदर कि मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ बोला भी है इन्होंने, मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बताना है कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करना है। फिर सजेस्टेड, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा आपके सीवी, जब सीवी पब्लिश होगा ना तो यहाँ पे जो आप जो भी लिखोगे वो सब दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल काली लिनक्स ऐसे लिखेंगे, काली लिनक्स 2023.4.1 इज वनरेबल टू इंटीजर overflow which leads to escalation of privileges, ऐसे करके आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसको पढ़ के जो भी सीवी की खोलेगा ना, सीवी पे क्लिक करेगा तो उसको समझ आना चाहिए यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप ये लिखोगे, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद क्या आएगा, क्रेडिट्स, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना नाम देना है भाई, किसने ढूंढा है, तो लेट से मैंने ढूंढा है तो मैं दूंगा अपना नाम, हर्षित जोशी, जो आपको दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे वो आप दोगे। और मैं अपना नाम भी सही नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंसेस के अंदर आपको अपना देना है, जिससे मतलब जैसे आपका लिंक्डइन दे दिया, ट्विटर दे दिया, वो सब आप यहाँ पे दे सकते हो अपना रेफरेंस, ठीक है। और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ देनी है, कुछ भी देनी है, तो आप वो बता सकते हो। लेट से मेरे को ये बोलना है कि ये सिर्फ मैंने जो टेस्ट करा है ये पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर करा है, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे आप बता सकते हो ना कि भाई मैंने बाकियों में टेस्ट नहीं करा, या फिर मैंने सिर्फ इसको वर्चुअल बॉक्स में टेस्ट करा है, तो आप उन्हें बता सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ताकि जब वो अगर इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो वो भी सेम चीज़ें यूज़ करें। तो आप बता सकते हो कि क्या क्या आपने यूज़ करे थे, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करा है, वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग्स यूज़ करी थी, तब ये सब एक्सप्लॉइटेबल था। तो आप ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका मेल पे आदान प्रदान होगा, वो जो भी आपसे अगर कुछ एडिशनल मांगेंगे तो बोल सकते हैं कुछ भी, या आपको मेल आ जाएगी कि भाई पब्लिश कर दिया हमने, हमें सब कुछ सही लगा। तो आई होप सो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। बस आपको अच्छे से फिल आउट करना है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी गड़बड़ करी आपका रिजेक्शन में चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो अच्छे से भरो, यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, फुल्ली उनको एक्सप्लेन करो, हर चीज़ एक एक चीज़ बताओ, और कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश मत करो। वेंडर को पहले इन्फॉर्म कर दो तो आपका काम हो जाएगा। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू tce.com/support, और वहाँ पे आके एक छोटी सी डोनेशन कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।